हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानव शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले क्लास 10th का पहला टॉपिक फिजिक्स का जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सर स्टार्ट करिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी। मेरे को पता है कुछ दिन हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, डिले हो गए, कुछ टाइम इश्यूज थे जिस चक्कर में मैं वीडियोस नहीं बना पाया, परंतु अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो फटाफट से चैनल को जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। ये वर्ड भी आपने बहुत सारे सुने होंगे कि होते क्या है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज। किसकी? स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की सर हम स्टडी करते हैं। अच्छा, तो क्या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में चार्ज की स्टडी नहीं करते? हाँ बच्चों, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी हम स्टडी ऑफ चार्ज ही करते हैं। तो सर दोनों में अंतर क्या है? फिर दोनों को एक ही क्यों नहीं बोला गया? बच्चों ऐसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी ऑफ चार्ज तो करते हैं, परंतु वो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट होती है, यानी कि चार्ज जब रेस्ट पोजीशन में होगा, चार्ज जब बैठा हुआ होगा, आराम से मस्त मजे ले रहा होगा, उस वक्त जो स्टडी की जाएगी उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात करी जाए तो एट मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा, काम कर रहा होगा, तब हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आया समझ? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी ऑफ चार्ज ही है, परंतु इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज होता है वो रेस्ट पोजीशन में आराम से बैठा हुआ है, और जब वो कुछ काम करेगा तो हम बोलेंगे मोशन में है चार्ज, और उस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दोनों टॉपिक क्लियर है? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी बच्चों, अब अगला टॉपिक है हमारा चार्ज। तो चार्ज होता क्या है सर? आपको यहाँ दिख रहा होगा एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। हाँ बच्चों, ये हमने पढ़े तो थे 9th क्लास में कि चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, चार्ज एक नेगेटिव होता है, परंतु चार्ज होता क्या है बेसिकली, कि चार्ज सर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। बेटा चार्ज एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? बेसिकली चार्ज जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। भाई जितना चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना चार्ज होगा। अब जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन घट गए तो चार्ज घट जाएगा। ये होने वाला है क्या? देखो पता करते हैं क्या होने वाला है। प्रॉपर्टी विच अराइज ड्यू टू डेफिशिएंसी और एक्सेसनेस ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है? या तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, तब ये हमें चार्ज वाली प्रॉपर्टी दिखाई देगी, या इलेक्ट्रॉन घट जाए, उस प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं, है ना। अब चार्ज कितने टाइप? एक सर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा आपने क्लास 9th में एक चीज और पढ़ी होगी, क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन जो पॉजिटिव होते हैं वो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ये बात आपने क्लास 9th में पढ़ी थी कि प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। और एक और बात हमने पढ़ी थी कि सर जो प्रोटॉन है वो पाया जाता है कहां पर? न्यूक्लियस में। कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। अच्छा, जब प्रोटॉन हमें न्यूक्लियस में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें कहां पाया जाता है? ये ऑर्बिट में पाया जाता है, बाहर। स्ट्रक्चर लगभग ऐसा था, ध्यान हो तो। ठीक है, और बीच में कौन था? यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए गए थे न्यूक्लियस में, और उसके जो बाहर शेल्स थी इनमें कौन पाए गए थे? इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे। यही हो रहा था, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे थे और इनमें अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए गए थे। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, कुछ ध्यान हुआ आपको, कि सर न्यूक्लियस में जो पाए गए हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो है, परंतु वो आपस में मतलब बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, मस्त मजे ले रहे हैं, वो उनका कोई काम धंधा नहीं है, वो कुछ नहीं करते, बड़े बड़े मोटे हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो बस बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते। जो इलेक्ट्रॉन करते हैं वही करते हैं, इलेक्ट्रॉन जितना भी काम होता है वो इलेक्ट्रॉन करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं। ये है मालिक, ठीक है, और ये है काम करने वाले। तो ये जो है ये काम करते रहते हैं अपना बेसिकली, क्योंकि मोशन में रहते हैं। अगर मैं बोल दूं मोशन में रहते हैं या काम करते हैं, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन बेसिकली कहां बैठे रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा,
अगर मैं बात करूं किसी को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहे आ रहे हैं, परंतु जो प्रोटॉन है क्या वो गए हैं, क्या न्यूट्रॉन गए हैं? अच्छा मैंने बताओ, एक ये है कि इलेक्ट्रॉन को हमने किसी को दे दिया, ठीक है, कोई जैसे सोडियम है Na, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 11, ठीक है, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसी को एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिया, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 10, परंतु प्रोटॉन कितने हैं अब इनके पास? प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11। प्रोटॉन तो 11 ही, क्यों? प्रोटॉन थोड़ी दिए, दिए तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हुए 10। तो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रोटॉन के ऊपर, यानी कि प्रोटॉन अपने वही है, इलेक्ट्रॉन सर दिए या लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये चार्ज कैसे आता है कि किस पे प्रोटॉन मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, किस पे नेगेटिव चार्ज आना है? ये तो मैं याद करने में बहुत दिक्कत होगी कि प्रोटॉन सर कहां पे आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, कहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तो मैं याद नहीं रहता। इसका सिंपल सा फंडा ये है कि न्यूक्लियस देखो, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन, ये होता है, यही होता है, इलेक्ट्रॉन जितने उतने प्रोटॉन। अच्छा मैं अगर ये बोल दूं कि सर प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव, और प्रोटॉन गए बढ़, तो चार्ज किसका आएगा? पॉजिटिव का चार्ज ही तो आएगा। भाई पॉजिटिव बढ़ गया, पॉजिटिव हमारे पास अब ज्यादा है, तो अब दिखाई कौन देगा? जिसकी लाठी होगी वही तो उसी की भैंस है ना, तो जिसकी लाठी, लाठी किसकी है? प्रोटॉन की, क्योंकि प्रोटॉन है ज्यादा अमाउंट में, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव, यानी अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो चार्ज शो होगा पॉजिटिव। अगर मान के चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर और इलेक्ट्रॉन गए घट या प्रोटॉन गए बढ़, वो तो एक ही बात हो गई। अगर मैं बोल दूं प्रोटॉन गए घट, प्रोटॉन तो सर घटते ही नहीं है, ये बात भी गलत है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन गए बढ़, हाँ अब सही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन गए बढ़, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो क्या प्रोटॉन बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। क्या प्रोटॉन तो उतना ही है जितना रहता है। अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन किसी से इस एटम ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन एक और ले लिया, तो जब एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, प्रोटॉन उतने ही है, इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन बड़े, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, जो बढ़ेगा वही तो दिखेगा भाई, जो बढ़ेगा वही दिखेगा, तो यहां पर कौन सा चार्ज शो होगा? नेगेटिव चार्ज, यानी जिसकी लाठी उसकी बैग, जो दिखेगा वही बढ़ेगा। आया समझ? जो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा शो होगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन शो हो रहे हैं। इतनी सी बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज बाई रबिंग। ये टॉपिक बेटा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जितने अभी टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, या ये वाला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th में नहीं मिलेगा। परंतु मैं इन्हें क्यों बता रहा हूँ? मैं इन्हें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारा पहले बेस क्लियर हो। जब हमारा बेस क्लियर होगा तभी तो मकान अच्छा बनेगा। जब हमारा बेस ही क्लियर नहीं होगा तो मकान कहां से अच्छा बनेगा? सबसे पहले हम बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। टॉपिक चाहे 2 लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाए, पर हमें एग्जैक्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। मेन बात हमारी फोकस ये है। तो मैं जो बोल रहा हूं चार्ज बाई रबिंग, रबिंग यानी रगड़कर चार्ज क्रिएट करना है। तो पहले, हाँ इससे पहले एक चीज और मैं जो बताना चाह रहा हूं वो सुनिए। इससे पहले और एक चीज बताना चाह रहा हूं, क्या सर इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये तो सबको पता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये बात सबको पता है। क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? क्या प्रोटॉन मूव कभी नहीं करते? ऐसा नहीं है, प्रोटॉन मूव करते हैं, परंतु वो आपकी पढ़ाई में नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है। इसलिए ये मत सोचना कि सर प्रोटॉन कभी मूव ही नहीं करते। प्रोटॉन मूव करते हैं, परंतु बेटा जनरली जो मूव करते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर मूव करते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। भैया हमारे पास जितनी चादर है उतनी तो पैर फैलाएंगे, उससे ज्यादा कैसे फैला दोगे? तो मैं थोड़ी बहुत सारी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेके आओ, उनको फैलाओ या उनको ये सब करो, वो नहीं है। वो 11th 12th की बात है। अभी जो हम 10th का सिलेबस है हम उतना बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जनरली जो है केवल इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें मस्त मजे लेते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। अच्छा अब बात आती है चार्ज बाई रबिंग की। चार्ज बाई रबिंग, रबिंग के द्वारा, रगड़ने के द्वारा चार्ज क्रिएट कैसे होता है? सबसे पहले 2 चीजें अगर हमने रब करी तो चार्ज क्रिएट होगा। थोड़ी सी केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम 2 चीजें रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो हीट निकलेगी, निकलेगी कि नहीं? और जब हीट निकलेगी तो चार्ज पैदा होगा, चार्ज पैदा होगा। हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन।
स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर देना बेंजामिन जी, ठीक है। अगर जो हमारे साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बेसिकली किया क्या, इन्होंने पतंग उड़ा के देखी, एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे चार्ज के ऊपर बताया, वो सब हमें यहाँ नहीं पढ़ना, वो आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ लिए होंगे, पतंग उड़ाई थी, नहीं पढ़े तो कोई बात, ठीक है, वो चीज हमें यहाँ नहीं पढ़नी। अब हमें यहाँ पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इन्होंने क्या किया, जो ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसके बाद इन्होंने एक चीज हमें और बताई, इन्होंने एक चीज हमें और क्या बताई, इन्होंने एक चीज हमें ये बताई कि सर ये सब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए, उसके बाद जो हमें डेफिनेशन इन्होंने बताई, वो बताई कि सर अगर हमें एक रॉड लें, वो रॉड मान के चलो ग्लास की है, यानी जो रॉड है हमारे पास, ये रॉड मान ली है, ये रॉड हमारे पास किसकी है, ग्लास रॉड है, ठीक है, और हम इसके साथ ही कपड़ा ले लें, क्लॉथ है, क्लॉथ किसका है, मान के चलो ये सिल्क का है, ठीक है, ये सिल्क का क्लॉथ है, और कपड़ा ले लिया हमने किसका, उसका ग्लास की ग्लास की रॉड है और सिल्क का कपड़ा है, माफ कर देना बेटा थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, ठीक है, ग्लास की रॉड है और सिल्क का है कपड़ा। अब जब हमने इन दोनों को रब किया तो सर इनके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, ये कोई नहीं जानता, ना हमें पता ना किसी को पता, बस इन्होंने बोला कि सर जब हमने दो चीजें रब करी तो एक चार्ज क्रिएट हुआ। अगर मान के चलो हम एक ग्लास रॉड और एक सिल्क के कपड़े को रब कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं, तो एक चार्ज क्रिएट होगा, ये बात कंफर्म है, ये उन्होंने बोल दी, परंतु हमें नहीं पता कि वो चार्ज कौन सा होगा, हो सकता है पॉजिटिव, वो हो सकता है नेगेटिव, ये नहीं क्लियर है, परंतु इतना पता है कि जो ग्लास और सिल्क है उसमें से कोई ना कोई चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, जब कोई चार्ज क्रिएट होगा तो यहां पर एक कोई ना कोई चार्ज क्रिएट हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया, अब इन्होंने क्या किया, बोला एक और ग्लास की रॉड, एक और रॉड लो, इस रॉड को हम बोल देते हैं प्लास्टिक रॉड या इबोनाइट की रॉड, कुछ भी, इबोनाइट को प्लास्टिक मान सकते हो, प्लास्टिक की रॉड आपने ले ली, और जो कपड़ा लिया इस बार वो लिया वूल का, ऊनी कपड़ा, ठीक है। अब जब इन दोनों को रब किया तब भी सर कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस हुआ, तब भी कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस हुआ, क्या वो हमें पता है वो कौन सा चार्ज हो सकता है, क्या हमें पता होगा वो चार्ज कौन सा होगा, सर बोल सकते हैं पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कपड़ा और रॉड रगड़ी है तो हम ये नहीं बता सकते बेटा कि वो चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बता देंगे, बस इतना बता सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कैसे, अगर ये रॉड इससे रगड़ी, ठीक है, एक चीज सोच रहा है, अगर मैंने इससे इसको रगड़ा तो चार्ज क्रिएट हुआ है, कंफर्म बात है कि चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक है, जब रबिंग होती है तो चार्ज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते हैं, जब चार्ज क्रिएट हुआ तो एक पे चार्ज बढ़ा होगा और एक पे चार्ज कम हुआ होगा, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि अभी ये दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों रखे हुए आपस में न्यूट्रल हैं, परंतु जैसे ही मैंने इनको रब किया और इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवेबल को, मतलब चार्ज जो है वो मतलब होने लगा, पैदा हो गया चार्ज, जैसे ही चार्ज पैदा हुआ तो सबसे पहला काम क्या होगा, चार्ज होगा ट्रांसफर, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रह सकते, तो चार्ज होगा ट्रांसफर, और जैसे ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होगा तो अनबैलेंस हो जाएगा चार्ज, जैसे मैंने इससे इसको रब किया तो भाई इसका चार्ज या तो इस पे आएगा या इसका चार्ज इस पे आएगा, काम तो हुआ होगा, जैसे यहां हुआ होगा इसका चार्ज इस पे आया होगा या इसका चार्ज इस पे आया होगा, इसका चार्ज अगर इस पे गया तो इस पे हो गया कम, इस पे हो गया ज्यादा, ठीक है, और जिस पे ज्यादा हुआ वो भारी हो जाता है, उसकी लाठी है, जैसे इस पे हुआ या इस पे हुआ, जिस पे भी हो गया होगा, ऐसा हुआ होगा, अंदाजा लगाने क्लियर कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा हुआ होगा, मान के चलो अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव आए, मान रहा हूं मैं, अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव आए, ठीक है, बेंजामिन जी को नहीं पता था कि किस पे चार्ज पॉजिटिव है किस पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, मैं मान लिए इस पर पॉजिटिव है, इस पर, उन्होंने बता दिया कि सर जब हम इनको रगड़ते हैं आपस में तो एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और एक पे चार्ज क्रिएट होता है नेगेटिव, पर ये हमें नहीं पता कि किस पे कौन सा चार्ज क्रिएट होना है, अब बेंजामिन जी को नहीं पता था, अब उन्होंने क्या बात बोल दी, सर ग्लास से सिल्क को जब रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये उन्होंने बता दिया, अब बोलेंगे प्लास्टिक और वूल को करेंगे तो नेगेटिव होगा, अब उन्होंने ऐसा कैसे बता दिया कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, बेटा उन्हें नहीं पता था कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, जैसे अब बस इन्हें ये पता चल गया कि सर जो ये दोनों चार्जेस होंगे वो अपोजिट होंगे, अपोजिट होंगे, ये बात उन्हें पता चल गई, ठीक है, अपोजिट होंगे, ये पता कैसे चला, ये ऐसे पता चला, मान के चलो उन्होंने सबसे पहले दो बलून ले लिए, ठीक है, ये दो बलून ले लिए, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी खराब है समझ जाना,
ये दो बलून ले लिए, ये दो बलून लेने के बाद उन्होंने क्या किया, इन्हें आपस में रब किया, इन्हें आपस में रब किया तो चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सबसे अब छोड़ो, इसे भी छोड़ो, सबसे पहले एक और करते हैं। आपने घर पे देखा हो, कई बार बच्चे करते हैं कि एक बलून लिया, एक बलून को लेने के बाद आपने सर में रब किया। ठीक है, सिर में जैसे ही रब किया तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा, कुछ होगा, मान के चलो पॉजिटिव हो गया, मान लिया। वहीं मैंने एक और बलून लिया, फिर सर में रब किया, और जब सर में रब किया तो उस पर भी सेम चार्ज प्रोड्यूस होगा। भाई सेम प्रॉपर्टीज रख रहे होंगे दोनों चार्ज, क्यों एक ही जगह से प्रोड्यूस हुए। तो जब सेम प्रॉपर्टीज रख रहे होंगे तो यहाँ दोनों प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर होंगी, सिमिलर होंगी तो ये आपस में रिपेल करेंगे, सिमिलर होंगी तो रिपेल करेंगे। मैंने बताया था सेम चार्जेस, याद रखो, सेम चार्ज रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, वहीं अपोजिट जो चार्ज होंगे, अपोजिट चीजें अट्रैक्ट होती हैं। कुछ सोच रहे हो? अरे मन में लड्डू गोदा गधो। देखो, सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट जेंडर नहीं, अपोजिट चार्ज। ठीक है, हाँ वहां भी अट्रैक्ट होते हैं पर यहाँ की बात कर रहे हैं, वहां मत पहुंचो। ठीक है, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट। अपोजिट चार्ज जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे, अब यहां ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एक ही जगह से प्रोड्यूस हुए हैं। अब एक ही जगह से प्रोड्यूस हुए हैं तो सेम चार्ज रख रहे होंगे और चार्जेस सेम होंगे तो वो रिपेल होंगे, यानी ये दोनों बलून रिपेल होंगे। ये बात कंफर्म है? अच्छा, अगर ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते, अगर ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते तो अगर एक पॉजिटिव होता तो दूसरा नेगेटिव होता। हमें नहीं पता कौन सा क्या है, ये मैंने पॉजिटिव माने, नेगेटिव माने, कुछ भी मान सकते हो, परंतु अगर ये रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब वो चार्जेस सेम थे। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अपोजिट चार्जेस थे, अगर ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो चार्जेस अपोजिट थे, परंतु अगर ये रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं तो ये चार्जेस कैसे थे, दूर दूर भाग रहे हैं तो सेम चार्जेस। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। वही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली और उन्हें नहीं पता था कौन सा क्या है, बस उन्होंने बोल दिया कि ये सब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब इन दोनों को रब किया, उसके बाद इन्हें आपस में मिलाया तो ये दोनों एक दूसरे को रब कर रहे थे और उन्होंने कई अलग अलग प्रॉपर्टी जितनी भी देखी इन दोनों में, वो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और थी और इसकी कुछ और, यानी इससे अपोजिट थी इसकी। ठीक है, ये खाना खा रहा है तो ये पानी पी रहा था, मतलब समझा रहा हूं, जैसे कि अपोजिट काम कर रहे थे। ये जो कर रहा था वो ये नहीं कर रहा था, ये जो कर रहा था वो ये नहीं कर रहा था। मतलब जैसे हमारे घर वाले जिस काम की हमको बोलते हैं, हम उससे अपोजिट काम करते हैं, वही कंडीशन थी इनके साथ। कहने का मतलब है ये कुछ काम कर रहा था वो ये नहीं कर रहा था, जो ये कर रहा था वो ये नहीं कर रहा था। जैसे कि राम श्याम दो आदमी, राम श्याम दो अलग अलग नाम हो गए, एक राम एक श्याम, अपोजिट हो गए। वैसे ही यहां तो उन्होंने, बेंजामिन ने क्या बोल दिया कि सर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। उन्होंने ऐसे ही मन में बोल दिया कि इसका चार्ज पॉजिटिव है। तब से उनका यही बात चली आ रही है कि ये चार्ज पॉजिटिव रहता है और ये चार्ज रहता है नेगेटिव। यानी कि अगर इसको प्लास्टिक से वूल को मतलब रब करेंगे तो ये चार्ज निकलेगा। मान लीजिए एल्यूमिनियम की रॉड है, उसे हम कपड़े से घिस रहे हैं, कॉटन के से, तो कौन सा चार्ज निकलेगा? कोई ना कोई निकलेगा, उसका हमें नहीं पता कौन सा निकलेगा, उन्हें भी नहीं पता था, बस उन्होंने इनका बता दिया कि इनमें सर ऐसा होने वाला है, तो हम मान ले रहे हैं ये पॉजिटिव दे रहे हैं, ये नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, इतनी सी बात हुई बेंजामिन के साथ। ये आई समझ कि दो चीजें उन्होंने रब करी और रब करने के बाद जो चार्जेस देखे उन्होंने फिर बताया कि ये सर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव। क्यों? सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। तो हो सकता है अगर अपोजिट होते तो रिपेल करते, और सर अपोजिट होते तो अट्रैक्ट करते, और सेम होते तो रिपेल करते। अगर मान के चलो दो चीजें मैं बात करूं, अगर मैं बलून को बालों से रब किया और ले लिया, ठीक है, एक यहां है, उसके बाद हाथ को मैंने बालों से रब किया, कंडीशन एक ही जगह से चार्ज ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, यहां पे भी सेम चार्ज, वही चार्ज वहां, तो दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा? रिपेल होंगे। जैसे ही बलून रिपेल होगा तो क्या होगा कि अपोजिट चार्ज क्रिएट, सेम चार्ज क्रिएट हो गया दोनों पे, क्योंकि एक जगह से ओरिजिनेट हुआ है, और जब सेम चार्ज हो गया तो रिपेल होंगे, सीधी सी बात है। और अगर दो अलग अलग वस्तुओं से करते तो हो सकता है उनपे सेम हो सकता है उनपे अलग होगा, तो सीधी सी बात है अट्रैक्ट होंगे, और सेम होगा तो रिपेल होंगे। आ गया समझ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों,
अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल लॉ क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है वो भी मूविंग ऑफ चार्ज होता है और ये भी मूविंग ऑफ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता होगा। तो अब बात करें फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा ये कहता है कि सर सेम चार्ज, अभी जो मैंने तुम्हें बताया था वही है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, फंडामेंटल लॉ किसे कहते हैं? फंडामेंटल लॉ के लिए बेटा फंडामेंटल लॉ वो लॉ होते हैं जो हमें पता तो है, ऐसा सदियों से चला आ रहा है, पर उनका हम प्रूफ नहीं दे पाए हैं। प्रूफ नहीं है, थ्योरीज बहुत हैं इसके ऊपर भी, फंडामेंटल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सारी थ्योरीज हैं, परंतु एक कंप्लीट ये नहीं बोल सकते डेफिनेशन, या कंप्लीट किसी ने नहीं बताया कि सर ये लॉ सिद्ध करके नहीं दिखाया, प्रूफ करके किसी ने नहीं दिखाया कि सर ये ऐसा होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, बस इतना पता है कि सर ये फंडामेंटल लॉ है, ये ऐसे ऐसे होता है, सेम अपोजिट होते हैं, वो तो आपके बेंजामिन ने दे दिए, परंतु ये किसी को नहीं पता या ये किसी ने सिद्ध नहीं किया कि सर ये कैसा होता है। ठीक है, तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं तो बेटा अगर एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, भागेंगे कि नहीं। अगर मैं बात करूं सर अगर दोनों नेगेटिव हो, दोनों अगर नेगेटिव हो तब भी एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, भागेंगे कि नहीं, डिस्टेंस बनाएंगे क्योंकि सेम चार्ज है। मैं वही बात करूं सर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव तो दूसरा कैसा होगा, दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव। आई बात समझ, अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, यही होगा इस चार्ज के केसेस में, यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। अब वही बात करें बेटा अगले टॉपिक की, तो फटाफट से नोट करो। हाँ जी बच्चों, अगली चीज है, अब टॉपिक का मेन जो हमारे पास आने वाला है वो है करंट। अब सर ये करंट क्या होता है, बोले तो करंट बोलो या कह लो इलेक्ट्रिक करंट, एक ही बात है, करंट कहो चाहे इलेक्ट्रिक करंट कहो। अच्छा, करंट बोलो चाहे इलेक्ट्रिक करंट बोलो एक ही बात है। तो सबसे मेन चीज ये आती है कि सर ये होता क्या है। देखो डेफिनेशन अगर आप पढ़ने जाओ तो बोला जाता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहने को, किसी वस्तु में से अगर चार्ज बह रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, अगर वो चार्ज बह रहा है तो इसका मतलब है कि सर उसमें करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है या करंट है। करंट क्या होता है सर, आपने बहुत सारे करंट को हिंदी में बोलते हैं धारा, जैसे कि समुद्र की धारा बोलते हैं, या समुद्र करंट, सी करंट होता है, वाटर करंट होता है, वो सारे करंट वही एक ही चीज है। फ्लो ऑफ करंट यानी बहने वाली बात हो गई है, जब चार्ज बहेगा एक जगह से दूसरी जगह तो हम उसे क्या बोल देते हैं, करंट कह देते हैं। ठीक है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट के लिए फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, करंट के लिए ये फॉर्मूला हो गया सर चार्ज अपॉन टाइम, मतलब क्या बोल सकते हैं हम सर, करंट जितना चार्ज होगा उतना करंट होगा। मान के चलो मैं बोलूं सर 50 चार्ज है, अभी यूनिट मैंने बताई नहीं इसलिए लिख नहीं रहा, 50 अगर चार्ज है तो क्या 50 करंट होगा। मैं बोलूं एक वस्तु में से 10 चार्ज है तो क्या 10 करंट होगा, नहीं होगा। ये चीज भूल जाना, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर टाइम नहीं ऐड किया, जब तक टाइम नहीं तब तक कुछ नहीं। मैं बोलूं कि सर यहां है जो 10 चार्ज है वो 1 सेकंड में बह रहा है, ठीक है, और ये जो 50 चार्ज है वो 25 सेकंड में बह रहा है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2। तो मैं बोलूं चार्ज किसमें ज्यादा है, तो चार्ज इसमें ज्यादा है। फ्लो ऑफ चार्ज किसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है। ठीक, जहां टाइम का डिवाइड होगा, टाइम का मतलब कितनी सेकंड में बह रहा है, वो टाइम पीरियड कितना होगा।
ठीक है, करंट हो गया। अगर करंट को हम बेटा डिनोट करें तो करंट के लिए फॉर्मूला जो हम लगाते हैं वो करंट होता है, करंट को हम सिंबल से डिनोट करते हैं आई से, ठीक है, करंट को डिनोट करते हैं हम आई से, और जो चार्ज है हम उसे डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। क्यू बड़ा लिख सकते हो, क्यू छोटा भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, दोनों इसमें कोई हमारे वो नहीं है, ठीक है। टाइम की बात करें तो सर टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, सबसे पहले फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब सर इसकी यूनिट निकालो, इसकी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी। करंट की यूनिट की बात करें तो बेटा हम चार्ज, और चार्ज की यूनिट याद रखना, अगर चार्ज की यूनिट आपको नहीं पता है तो याद रखना COULOMB, कूलाम क्या होती है, कूलाम, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो Q बराबर, Q की जगह पे यानी चार्ज की जगह पे हम इसकी यूनिट लिखते हैं कूलाम, ठीक है। और यहां पर, यहां जहां सेकंड है यानी टाइम की जो है उसे तो हम यहां लिख सकते हैं कूलाम पर सेकंड बोल सकते हैं, कूलाम पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये किसकी यूनिट आ गई सर, करंट की यूनिट आ गई, चार्ज की यूनिट कूलाम आ गई, टाइम की यूनिट सेकंड आ गई, और वहीं हम बात करें फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि करंट की यूनिट आ गई सर हमारे पास कूलाम पर सेकंड या कूलाम सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई। अच्छा, क्या सर करंट की यूनिट हमारे पास ये आ चुकी है, उसकी यूनिट आ गई, इसकी यूनिट आ गई। सर जो करंट है उसकी एक और यूनिट होती है, क्या एक और यूनिट होती है, हाँ बिल्कुल होती है। अच्छा, वो यूनिट क्या हो सकती है करंट की, दूसरी जो यूनिट है बेटा, दूसरी करंट की जो यूनिट है हम उसे कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इसे हम उनको सम्मान देने के लिए उनका नाम से बोल देते हैं एम्पियर। जैसे प्रेशर की यूनिट पास्कल रखी गई थी, वैसे ही यहाँ इनकी एम्पियर रखी, ठीक है। आज की वीडियो बेटा ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, यहीं खत्म करते हैं। आपको चैनल पे और नई मजेदार वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी, तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक करो वीडियो पे, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो, और कमेंट करके जरूर बताया करो यार, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है बहुत ज्यादा नई वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।